पिछले वीडियो में हमने अम्ल क्षार की आरएनएस के अनुसार और ब्रॉन्सटेन लोरी के अनुसार दो अवधारणाएं पढ़ी थी। एक हमारी बच गई थी, वो है अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना। तो लुईस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले क्या होते हैं? लुईस अम्ल होते हैं, या जिनके ऊपर धनायन होता है या अपूर्ण अष्टक होता है। धनायन होते हैं या अपूर्ण अष्टक होते हैं, या जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। इनमें से कोई भी एक नाम आए। अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। अम्ल वे होते हैं जो जिनके ऊपर धनावेश होता है। अम्ल वे होते हैं जिनका अष्टक अपूर्ण होता है। अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। तो इनमें किसी भी प्रकार से ये परिभाषा आप बना सकते हो कि अम्ल वे होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होगी तो वो ग्राही होगा, और उसके पास कमी होगी तभी वो क्या होगा? धनायन होगा, उसका अष्टक अपूर्ण होगा, और वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार से क्षार क्या होते हैं? क्षार बिल्कुल इसके विपरीत होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं। ये धनायन होते हैं, तो ये क्या होने चाहिए? ऋणायन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन दाता डोनर होते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो इनके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इलेक्ट्रॉन अधिकता वाले। यहां पर एक और वर्ड आता है कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले होते हैं, या जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले, युग्म युक्त, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त, वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं, ऋणायन होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग सकते हैं, तो वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो ये किसने संकल्पना दी? ये लुईस ने संकल्पना दी। इसके अनुसार हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो इसके उदाहरणों में AlCl3, BF3, Mg+, Ca+, या जिनके ऊपर प्लस होता है, अधिकतर जिनके ऊपर प्लस होता है वो अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। और क्षारों के भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे NH3, RNH2, R2NH, इसी प्रकार से ROR, H2O, Cl-, Br-, ये इनके ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हुआ। Cl-, Br-, Br-, इस प्रकार से ये सभी क्या होंगे? ये लुईस के अनुसार सभी क्षार होंगे। तो इनमें से जैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड, एस एक अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं? परक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। इसके अलावा भी होते हैं जैसे HCl, HBr, HI। ध्यान रखना HF दुर्बल अम्ल है,
ये नहीं आएगा, और बाकी हेलोजन फैमिली में ये तीनों आ जाएंगे। इसी प्रकार से वीक एसिड हो गए CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, HNO2 यहाँ था HNO3 और यहाँ HNO2 यानी एक, यहाँ पर एक ऑक्सीजन की कमी है, तो ये किस में आ जाएगा, वीक एसिड में आ जाएगा। H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, HCN हाइड्रोजन साइनाइड और ये कार्बोनिक अम्ल, और H2SO4 उसमें प्रबल में ले लिया। इसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग बेस में प्रबल क्षार LiOH, इसके अलावा KOH भी होता है, NaOH भी होता है, CSOH भी होता है, RbOH भी होता है। ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। यानी फर्स्ट ए ग्रुप के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, यानी प्रबल क्षार होते हैं। ये दुर्बल क्षारों में NH4OH, ZnOH, AlOH का होल थ्राइस और Fe2OH का होल ट्वाइस, ये होते हैं दुर्बल क्षार। अब इसमें अम्लता का या क्षारीयता का यदि क्रम पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले तो आपको जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये एसिड आपको याद होने चाहिए इनको, जैसे ये तो सबसे प्रबल है, फिर ये जो H2SO4 है उसके बाद में ये HNO3 बाद में आएगा, इससे पहले आएगा HCl। जैसे क्रम इसमें पहला 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये, 4 और फिर ये 5 और ये 6 पे आएगा, इस प्रकार से। तो ये प्रबलता का क्रम वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन प्रबल अम्ल कौन से हैं ये आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको रिएक्शन बना के देगा। उसमें आपसे पूछेगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, या फिर लवण दे देगा कि ये लवण किससे बना हुआ है, तो उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड वाला और जो कमजोर एसिड है यानी वीक एसिड वाला वो आपके उदाहरण याद होंगे तो ही कर पाओगे। यहाँ पर इनको जो स्ट्रॉन्ग बेस है इनको याद करना है, तो इनको जैसे फर्स्ट ए के एलिमेंट हैं, अपने फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो क्या है, सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है। यानी उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है, तो क्षारीय प्रकृति सारे क्या है, क्षार हैं। एक और ले सकते हैं, SROH भी ले सकते हैं, SROH का होल ट्वाइस, क्योंकि ये जो स्ट्रोंशियम होती है इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, और एक होता है BaOH, इसकी संयोजकता भी कितनी होती है, 2 होती है। तो ये यानी फर्स्ट ए ग्रुप का जो एलिमेंट है उनमें सारे एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, सीजियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, ये सेकंड ए का आ गया, स्ट्रोंशियम और बेरियम किसका आ गया, सेकंड ए का। यानी सेकंड ए में नीचे वाले दोनों लेने हैं, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें नीचे वाले स्ट्रोंशियम और बेरियम लेने हैं, ऊपर वाले नहीं लेने। इसी प्रकार से वीक एसिड CH3COOH, HNO2, H2S, यानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड में नहीं आ रहे हैं वो किस में आ जाएंगे, वीक एसिड में आ जाएंगे, और स्ट्रॉन्ग बेस में नहीं आ रहे हैं वो किस में आ जाएंगे, वीक बेस में। वैसे वीक बेस के ये उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड। यानी ये जो उदाहरण हैं ये आपको याद होंगे। इन दोनों के अंदर आप अंतर समझ के आराम से याद कर सकते हो कि ये फर्स्ट ए ग्रुप के हैं, तो बाकी जो बचेंगे वो किसके हो जाएंगे, वो वीक बेस के उदाहरण हो जाएंगे। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड के आपको उदाहरण याद है तो आप क्या कर सकते हो, वीक एसिड के उदाहरण याद कर सकते हो। अब हम एक अभिक्रिया देखते हैं, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है, यानी जब अम्ल और क्षारों को जब मिलाया जाता है तो लवण और जल बनता है, और उसकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। उदाहरण के लिए जैसे NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl, तो ये क्या बनाएगा, ये H और OH बना लेगा क्या, जल,
H2O। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये क्या बन जाएगा, NaCl। ये नमक बन जाएगा, साधारण नमक, साधारण नमक, और ये जल बन जाएगा। यानी जब अम्ल और क्षारों की क्रिया करवाई जाती है, अम्ल प्लस क्षारों की क्रिया करवाई जाती है, तो क्या बनते हैं, सभी में लवण और जल बनते हैं। जैसे हमने यदि प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार लिया, तो बनने वाला जो लवण है, लवण और जल ही बनेगा, लवण प्लस जल ही बनेगा। तो प्रबल अम्ल, अब इनमें से कोई भी प्रबल अम्ल ले लो एक, जैसे मान लो मैंने लिया यहाँ पर HCl, और प्रबल क्षार, यानी यहाँ पर प्रबल क्षारों में कोई सा भी एक क्षार ले लो, जैसे KOH, ठीक है। तो अब ये OH और H ये मिलकर क्या बना देंगे, H2O। बचा क्या, KCl। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार ये मिलकर क्या बनाते हैं, KCl प्लस जल। अब यदि इसकी pH पूछी जाए, तो इसकी pH, क्योंकि दोनों प्रबल हैं, इसलिए इनकी pH क्या होगी, लगभग 7 होगी, यानी 7 के बराबर होगी। यानी कैसा होगा विलयन, उदासीन विलयन होगा। यदि यहां हम प्रबल अम्ल ही रखें, प्रबल अम्ल, और इसमें ले लें हम दुर्बल क्षार, तो प्रबल अम्ल में जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम, प्रबल अम्ल का एक और उदाहरण H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 प्लस दुर्बल क्षार। तो दुर्बल क्षार कौन से होते हैं, ये होते हैं, इनमें से कोई सा भी एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे NH4OH। अब क्या बनेगा, ये किस रूप में टूटेगा, 2H प्लस और SO4 -2, इस रूप में टूटेगा ये। तो ये SO4 जो है ये इससे क्रिया कर लेगा, तो क्या बना लेगा, NH4SO4 प्लस ये क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है। इस प्रकार से इसकी प्रकृति कैसी होगी, यदि इसकी प्रकृति पूछें तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि हमने ये प्रबल अम्ल लिया है और क्षार दुर्बल लिया है। प्रबल अम्ल लेने के कारण इसकी प्रकृति कैसी होगी, ये जो लवण है इसकी प्रकृति अम्लीय लवण होगा, यानी इसकी नेचर कैसी होगी, अम्लीय होगी, यानी pH क्या होगी, 7 से कम होगी, pH 7 से कम। वैसे लवण ही बनेगा, लेकिन pH क्या होगी इसकी, 7 से कम, कारण प्रबल अम्ल लिया था। अब प्रबल अम्ल की जगह हम यदि दुर्बल अम्ल लेते हैं प्लस प्रबल क्षार लेते हैं, प्रबल क्षार, तो दुर्बल अम्लों में कोई सा भी, जैसे ये वीक एसिड है, जैसे CH3COOH प्लस प्रबल क्षारों में कोई सा भी क्षार ले लो, जैसे NaOH लिया मैंने, तो ये क्या बन गया, OH और H ये मिलकर तो क्या बन गया, H2O। बचा क्या, CH3COON, सोडियम एसीटेट बन गया। क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। ये एसिटिक अम्ल है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाते हैं तो सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है,
और इसकी प्रकृति यदि पूछें तो यहाँ दुर्बल अम्ल था, प्रबल क्षार है, इसलिए बनने वाला जो लवण है, इस लवण की प्रकृति कैसी होगी? प्रबल क्षार होने के कारण इस लवण की प्रकृति होगी प्रबल, यानी इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय प्रकृति होगी, यानी बेसिडिक नेचर का होगा। इसलिए इसकी जो पीएच होगी, पीएच क्या होगी? 7 से अधिक होगी। पीएच क्या होगी इसमें? 7 से अधिक होगी। एक और बच गया इसमें, दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो बनने वाला, जैसे दुर्बल अम्ल ले लेते हैं, दुर्बल अम्लों वीक एसिड्स में से कोई सा भी एक ले लेते हैं, जैसे H2CO3, H2CO3 लिया मैंने, प्लस दुर्बल क्षारों में जैसे दुर्बल क्षार हैं, कौन से हैं? वीक बेस, इनमें से ले लेते हैं कोई सा भी, NH4OH, NH4OH, ये दुर्बल क्षार ले लिया, और दुर्बल अम्ल, दोनों की प्रकृति क्या है? दुर्बल। तो बनने वाला क्या है? लवण प्लस जली बनने वाला है, लेकिन इसकी प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति कैसी होगी? दोनों की दुर्बल होने के कारण ये इनकी जो पीएच होगी वो लगभग क्या होगी? 7 के बराबर होगी। तो जैसे ये टूटेगा CO3 -2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन कट हो रहे हैं, यहाँ से 2 हाइड्रोजन जा रहे हैं, तो 2H प्लस के रूप में जा रहे हैं, तो 2 इसमें कम हो जाएंगे। ये टूटेगा NH4 प्लस के रूप में, और ये OH माइनस के रूप में। तो यहाँ पर जो प्लस वाले हैं वो माइनस से जुड़ जाएंगे, और माइनस वाले हैं वो प्लस से जुड़ जाएंगे। तो जैसे इसके ऊपर -2 है और इसके ऊपर क्या है? प्लस है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बना लेंगे? NH4 का होल ट्वाइस CO3, NH4 का होल ट्वाइस CO3। NH4 का होल ट्वाइस क्यों लगेगा यहाँ पर? क्योंकि इसकी जो संयोजकता है वो 2 है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया हमने? ब्रैकेट के बाहर 2 लगाया। उसके बाद में बचा क्या? H प्लस और OH माइनस, तो ये क्या हो गया? HOH या H2O। अब इसकी पीएच क्या होगी? इसकी पीएच होगी लगभग 7 होगी। इसकी पीएच क्या होगी? लगभग 7 होगी। तो हम अम्लों की और क्षारों की प्रबलता के आधार पे हम बता सकते हैं, जैसे उदाहरण आ जाए, मान लो कि आपको उदाहरण दे दे NH4 प्लस NH4CO3 या और जैसे लवणों के उदाहरण दे दे, और फिर उनमें क्रम पूछ ले, तो उनमें सीधा सा आपको काम क्या करना है कि NH4 प्लस को, ये जो भी लवण देते हैं इनको जल में घोल देना है, इनको तोड़ के जल में घोल देना है। जैसे मान लो इसको जलीय विलयन बना लेते हैं हम इसका, जैसे H2O मिलाएंगे इसके अंदर, तो H2O मिलाएंगे इसके अंदर तो क्या होगा? जैसे CO3 है उसमें ये मिल जाएगा, H2CO3 बन जाएगा, और तो जल के अणु ले लेते हैं यहाँ पर 2, तो ये H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, H प्लस किससे जुड़ जाएगा? CO3 से, तो क्या हो जाएंगे? ये 2 हैं, तो H2CO3 बन जाएगा, और NH4 यहाँ पर 2 OH हैं, तो वो OH यहाँ पर आ जाएंगे। इस प्रकार से इसको हम जल में, यानी इनका जलीय विलयन बनाकर, ये प्रबल हैं या दुर्बल हैं, और एग्जाम में अधिकतर आपको लवण देगा। लवण देके ये पूछेगा कि इनमें से निम्न की प्रकृति बताइए। जैसे पूछ लेगा कि अम्लीय प्रकृति बताइए, 3 तो क्षारीय प्रकृति वाले दे देगा, 1 अम्लीय प्रकृति वाला दे देगा, तो पूछ लेगा अम्लीय प्रवृत्ति बताइए, या 3 अम्लीय की बता देगा और 1 क्षारीय की बता देगा। तो उनमें से पूछ लेगा कि इन चारों में से क्षारीय प्रकृति का लवण बताइए।
अब हम देखते हैं अम्लों के गुणधर्म। तो सबसे पहला गुण तो यही होता है कि जो अम्ल होते हैं वो क्षारों के साथ क्रिया करके अपने गुणों को खो देते हैं या लवण बना देते हैं। दूसरा, अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, जैसे HCl, ये जिंक से क्रिया करके क्या बनाएगा, जैसे 2 ले लिए तो ZnCl2 प्लस H2, तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसी प्रकार H2SO4 प्लस Na, H2SO4 प्लस Na, यानी सोडियम धातु के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये क्या बनता है, Na2SO4 प्लस H2 गैस। इसी प्रकार से HNO3 अगर पोटेशियम धातु के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, KNO3, K और NO3। सोरे का अम्ल भी कहते हैं इसे, सोरिक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट। और यहाँ निकलेगी, जैसे ये 2 ले लेते हैं तो इसको भी 2 लेना पड़ेगा और ये भी 2 है, H2, हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार अम्लों के ये गुण हो गए कि अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके अपने गुणधर्म को खो देते हैं या लवण बना देते हैं, लवण और जल बनाते हैं। दूसरी बात कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। नोट, यहां पर कप्पा धातुएं अम्लों से क्रिया नहीं करती, अम्लों से क्रिया करके H2 गैस नहीं देती। अब ये कप्पा क्या है, Cu, C का मतलब Cu, H का मतलब Hg, A का मतलब Au, P का मतलब Pt और इस एक का मतलब हो जाएगा Ag, यानी मरकरी, कॉपर, औरम सोना, प्लेटिनम और ये Ag चांदी, यानी सोना, चांदी, प्लेटिनम, मरकरी और एक कॉपर, ये धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते। अब है क्षारों के गुणधर्म। तो क्षारों के गुणधर्म, पहला तो गुण यही है कि ये अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, यानी जो क्षार होते हैं वो अपने संगत जो अम्ल होते हैं उनके साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। दूसरा, क्षार धातुओं से क्रिया करके H2 गैस देते हैं। धातुओं से क्रिया करके H2 गैस देते हैं, जैसे
NaOH, NaOH ये क्रिया करता है जिंक से, तो Na2 एक मिनट ये क्रिया करके क्या बनाता है, ये सोडियम Na2Zn, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। और यहाँ पर अणु 2 लेने पड़ेंगे, सोडियम का 2 हो गया और 2 हाइड्रोजन बच गई, तो ये H2 गैस। दूसरा, यदि हम इसी सोडियम की अभिक्रिया करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम से इसकी अभिक्रिया करवा दी, एल्यूमिनियम, सोडियम को एक्वस लेते हैं, यहाँ ध्यान रखना, एक्वस जलीय विलयन लेते हैं, जलीय विलयन लेते हैं, नहीं तो ये अभिक्रिया कैसे करेगा, ये तो धातु है। और इसका NaOH का एक्वस विलयन लेते हैं तो Zn के साथ मिलकर सोडियम जिंकेट बनाता है। इसी प्रकार से ये बनाएगा AlNaO2, AlNaO2 प्लस H2, ठीक है। Na2Na है तो यहाँ हो जाएगा, ये 2 हो गए इसलिए 2 Na, फिर ये 2 ऑक्सीजन है तो ये 2 ऑक्सीजन हो गया, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ भी 2 ले, ठीक है। इस प्रकार से ये निक्षारवी धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, उनके संगत लवण, और उनके संगत लवण बनाते हैं, और साथ ही क्या बनाते हैं, ये हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं, और अम्लों से क्रिया करके अपने जो गुणधर्म होते हैं उनको खो देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू।